नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। तो आज आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर की बात चाय के साथ। तो आज का जो पहला कोट है वो ये है कि स्ट्रगल से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद आपको सभी को बतानी है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा जिंदगी में याद रखना है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है। तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में अभी भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसके पहले अब सेकेंड नंबर पे कौन सा आ गया है, दीनदयाल बंदरगाह आ गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसमें पहले नंबर पे आ गया है पारादीप बंदरगाह। कौन सा आ गया है, पहले नंबर पे आ गया है इसमें पारादीप बंदरगाह। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ओडिशा राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप जो बंदरगाह है वो वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसने इस मामले में गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, दीनदयाल बंदरगाह आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी, क्या नाम है, अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं ये इन्होंने मिस्र की बागडोर संभाली है और इन्हें मिस्र का राष्ट्रपति जो है वो चुना गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अब्दुल फतेह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है और वह 2030 तक मिस्र के राष्ट्रपति बने रहेंगे। क्योंकि देखिए, अपने यहाँ जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन मिस्र में, अमेरिका में, वहां पे कितने साल का रहता है, 6 साल का रहता है। ठीक है, तो लगभग ये स्थिति है। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये वर्तमान राजधानी काहिरा से 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6% वोटों से जीत दर्ज की है। मतलब एक तरफा क्या, लगभग 100% में 88.6% वोट इन्होंने पाए हैं। तो सामने वाली पार्टी कितना पाई होगी, ठीक है, 11.4% वोट कुल। तो एक बहुत एक तरफा मुकाबला था ये, जिसमें इन्होंने फतह हासिल की है। इसका इनके नाम में भी है फतह अल सीसी। ठीक है, तो चलिए इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी जो हैं वो अभी बने हैं अर्जुन एरिगैसी। क्या नाम है इनका, अर्जुन एरिगैसी। इसमें आप याद रखिएगा कि शतरंज के खेल पे ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी एक पदक जीत लिया या कोई भी एक विश्व प्रतियोगिता जीत ली तो आपको नंबर 1 रैंक मिल जाएगी। इस पे लगातार जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं उस पे आपको पॉइंट वाइज नंबर दिए जाते हैं और उन पॉइंट का पूरा जो कलेक्शन है उसके आधार पे आपको जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग मिलती है। तो उस पे अर्जुन एरिगैसी जो है अभी पहले नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पे इस समय विश्वनाथन आनंद आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी, ये जो है ये अर्जुन एरिगैसी का फोटो है, इसे आप देख लें अच्छे से। अर्जुन ये है अर्जुन एरिगैसी जो इस समय भारत में नंबर 1 है। ठीक है, ये शतरंज खिलाड़ी शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं और इस शीर्ष रैंक के साथ इन्होंने एरिगैसी दुनिया में 9वें स्थान पे हैं और इन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। फिडे रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर जो हैं विश्वनाथन आनंद हैं। तो पहले नंबर पे अर्जुन एरिगैसी हैं और दूसरे नंबर पे विश्वनाथन आनंद हैं। ठीक है, चलिए इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड HAL एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। ये कल के भी क्वेश्चन में था और इस समय बड़ा ताजा क्वेश्चन है ये, तो इसलिए याद रखिएगा कि 2 डॉर्नियर 228 जो हैं वो सौंपे गए हैं गुयाना को। किसको सौंपे गए हैं, गुयाना को। ठीक है,
देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हाल ही में गुयाना रक्षा बल को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने इस बात की जानकारी दी है। ठीक है ना। गुयाना जो है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है और गुयाना की जो राजधानी है, गुयाना की जो राजधानी है उसका नाम है फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है? फ्रेंच गुयाना। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ये देखिए, ये है गुयाना। ठीक है, ये देश है जो साउथ अमेरिका में है। इससे लगा हुआ देश है सूरीनाम, जिसकी राजधानी है पैरामारिबो। यह है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी है कैराकस। यह है ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ठीक है, और यहीं पे इसकी राजधानी भी होगी गुयाना की, जॉर्ज टाउन। ठीक है ना। तो फ्रेंच गुयाना इस समय जॉर्ज टाउन, गुयाना की राजधानी सॉरी जॉर्ज टाउन ही है। फ्रेंच गुयाना एक अलग देश है, यहीं पे एक छोटा सा देश होगा। जब आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए क्षमा करिएगा। गुयाना की राजधानी जो है वो जॉर्ज टाउन है। ठीक है, वो बनी हुई है। सूरीनाम की पैरामारिबो है, ब्राजील की ब्राजीलिया और वेनेजुएला की काराकास है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प। आप परसों का जो है अर्थात 2 तारीख को जो जी के पढ़ाया गया था करंट अफेयर का, आप उसमें देखिएगा हमने एक ईरानी जहाज की बात की थी जिसमें पाकिस्तानी लोग फंसे हुए थे और उन्हें सोमाली लुटेरों ने लूट लिया था। उनको बचाने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प अरब सागर में। और इस अरब सागर में जब उन्हें बचाने के लिए ये चला तो उसके बाद उन्हें बचा लिया गया और इसे भारतीय नौसेना ने बखूबी अंजाम दिया है। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प जो है ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, जिसे भारतीय नौसैनिकों ने क्या किया था? पूर्ण किया था। ठीक है, ये नौसेना ने 29 मार्च 2024 को हिंद महासागर, ये हिंद महासागर में भी आप स्पेसिफिक करके लिख लें कि यह अरब सागर में हुआ था। अरब सागर में ऑपरेशन संकल्प हुआ था और इसके तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज था जिसका नाम था एल कंबर और उसमें 23 पाकिस्तानी नागरिक के चालक दल को बचाया गया था, जिसे सशस्त्र समुद्री डाकुओं द्वारा, और ये समुद्री डाकू कहाँ के थे? सोमालिया के थे। सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा इनका अपहरण कर लिया गया था। भारतीय नौसेना के अनुसार सामान्य मछली पकड़ने गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र में जाने हेतु उसकी समुद्री योग्यता की जांच कर रही है कि आखिरकार वो वहां पहुंचे कैसे, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए आपको तट से थोड़ी दूर, बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में आप नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस पर भी एक जांच चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? तो जो 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब है उसे जीता है महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, महाराष्ट्र पुरुष और महिला राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुआ था। ठीक है ना। और इसमें 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुई थी। कौन सी थी ये? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुई थी, जो 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने दिल्ली के करनैल स्टेडियम में और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं। तो केवल पुरुष बस नहीं, पुरुष और महिला दोनों खो खो टीमों की जो अवार्ड है वो महाराष्ट्र ने जीते हैं और इसमें विजेता टीम को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी मिलती है, जबकि उप विजेता को 2 लाख रुपए और एक ट्रॉफी मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मियामी ओपन 2024 का जो पुरुष एकल खिताब है वो किसने जीता? तो अपन ने कल के जीके में ये चर्चा की थी कि जो मिक्स था, ठीक है ना, पुरुष डबल का जो इनाम था मियामी ओपन का, वो रोहन बोपन्ना ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ जीता है और जो सिंगल का खिताब है वो इटली के प्रसिद्ध खिलाड़ी जैनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए लिखा है, इटालवी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मियामी ओपन 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। इन्होंने फाइनल में ग्रेगोर दिमित्रेव, और ग्रेगोर दिमित्रेव कहाँ के हैं? रूस के हैं।
ठीक है ना। इन्होंने ग्रिगोर दिमित्रिव को हराया है और इन्होंने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ नंबर 2 रैंकिंग भी इसी के साथ हासिल कर ली है। मियामी ओपन जीतने के बाद जैनिक सिनर जो है वो नंबर 2 पर आ गए हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र पे शामिल हो गया है। यूरोप एक पाथ बना रहा है, एक रास्ता बना रहा है जिसे कहा गया है शेंगेन यात्रा क्षेत्र, और उस शेंगेन यात्रा क्षेत्र में 2 देश शामिल हुए हैं, जिसमें पहला देश है रोमानिया और दूसरा देश है बुल्गारिया। आपको ये भी याद रखना है कि यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में तो नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका देश है। कहाँ का है? अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन देश है, तो ये तो उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से अगर इतना या आपको पता हो तो आप इन दोनों पे बराबर से गैस कर सकते हैं। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। बुल्गारिया की बुडापेस्ट और रोमानिया की बुखारेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों देश जो हैं रोमानिया और बुल्गारिया, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। ठीक है ना, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बारे में देखें। बुल्गारिया और रोमानिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए तैयार हैं और ये पूरी चीज़ें जो हैं इसके है, ठीक है, कि शेंगेन सदस्य बनने की जो शर्तें हैं वो पूरा कर रहे हैं। 2022 और 23 में बल्गेरिया और रोमानियाई बाहरी सीमाओं पर 3 तथ्य खोज मिशनों द्वारा इसके पुनः पुष्टि की गई है और 2023 के बाद 2024 में अब इन्हें उस शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। किन 2 देशों को? रोमानिया को और बुल्गारिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इसमें जो चुना गया है वो कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम को। किसको चुना गया है? गिरिजा सुब्रमण्यम को चुना गया है। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें एक ई ऑप्शन लगा के लिख लीजिएगा, गिरिजा सुब्रमण्यम। गिरिजा सुब्रमण्यम को चुना गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए लिखा है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी एआईसी की वर्तमान चेयरपर्सन और एमडी गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुन लिया गया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए प्रमुख एजेंसी ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के लिए अगले अध्यक्षों और प्रबंध निर्देशकों का चयन किया है। ठीक है ना, जिसमें से गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुन लिया गया है, जबकि एआईसी के महाप्रबंधक भूपेश सुशील राहुल को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का अगला सीएमडी जो है वो चुना गया है। तो जो आपके ऑप्शन थे उन ऑप्शनों के अलावा ये एक नया ऑप्शन था, तो हो सकता है अगर किसी एग्जाम में ये आता और आपको गिरिजा सुब्रमण्यम नहीं मिलता तो ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएएफ ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स। आईएएफ को फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एयर फोर्स। ठीक है ना, और ये कहां हुआ है? पोखरण रेंज में हुआ है। कहां हुआ है? पोखरण रेंज। ठीक है, ये 10 दिवसीय, और इसे नाम दिया गया था क्योंकि एयरफोर्स है तो वो अपना प्रदर्शन कहाँ दिखाएगी? एयर में दिखाएगी, गगन में दिखाएगी। तो इसका जो आंसर है वो है गगन शक्ति। ठीक, ये देखें 10 दिन तक चलेगा गगन शक्ति अभ्यास। 15,000 वायुवीर और सैकड़ों लड़ाकू विमान लेंगे हिस्सा। ये न्यूज थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, चलिए यहां तक ये क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है। तो ये कोविनेट जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है। केवल 2 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। तो आप लोग कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोग इस पर पार्टिसिपेट करें और अपने आंसर जो है वो जरूर भेजें। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने हाल ही में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है तो ये आज आप बता पाएंगे। तो मैं
उम्मीद करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इसका आंसर जरूर बताएं। आपके सामने ऑप्शन है पेरू, बोलीविया, गुयाना और चिली। ठीक है ना, ये चारों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को ही 228 दिए गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।